जब साइंस भी हार जाए, तब शुरू होती है शैतान की हुकूमत। कभी कभी बुराई इंसान में नहीं, उसके अंदर छिपे राक्षस में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां दिमाग की बीमारी, टेक्नोलॉजी का सहारा और एक शैतानी ताकत मिलकर ऐसा तूफान लाती है जिसे इंसानी समझ से परे कहा जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर जोंग वॉन से, जो अपनी छोटी बहन की मानसिक हालत के बारे में बताती है। उसकी बहन की मानसिक स्थिति बेहद नाजुक थी, इसलिए उसे एक स्मार्ट होम सिस्टम और बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कैमरों से 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। और आज उसका 34वां दिन है, यानी लगातार 34 दिन से उसे ट्रैक किया जा रहा है। ये सब कुछ उसकी मां की मौत के बाद शुरू हुआ था। कैंसर की वजह से मां की मौत ने बहन को पूरी तरह तोड़ दिया और वो चली गई थी एक दूर दराज के रिमोट हाउस में रहने। डॉक्टर जोंगवॉन बताती है कि उसकी बहन ना सिर्फ मां के जाने से डिप्रेस हुई थी, बल्कि उसे अजीब सपने, हैल्यूसिनेशंस और एक साया दिखने लगा था। उसे मशीन में रखा गया ताकि उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर स्टडी किया जा सके, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोबारा प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब कुछ बिल्कुल असामान्य था। ये किसी इंसान की हंसी नहीं, बल्कि एक डरावनी आत्मा का संकेत थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक खास टीम की, होली नाइट, जो कि एक डेमन हंटर्स ग्रुप है। इस टीम में है बावू टीम लीडर, जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, शरोन, जिसके पास है स्पिरिचुअल सेंसिंग पावर, जिससे वो आत्माओं और राक्षसी ताकतों को महसूस कर सकती है, किम, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, लेकिन उसका ज्ञान इतना खतरनाक है कि वो राक्षसों को भी मात दे सकता है। तभी एक डिटेक्टिव इस टीम के पास एक परेशान पिता को लेकर आता है। उसकी बेटी सूजन कई दिनों से गायब है। पुलिस और डिटेक्टिव्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो वहां गए वो लौटे ही नहीं, और जो जिंदा लौटे वो अब क्रिटिकल कंडीशन में है। अब उम्मीद सिर्फ होली नाइट टीम से है। केस की शुरुआत होती है, पिता टीम को पैसे देता है। चॉय नाम का एक बंदा, जो अक्सर केस लाकर देता है, अपना कमीशन लेता है, और टीम निकल पड़ती है एस्मोडियस नाम के उस डेमन का सामना करने, जो सिर्फ शरीर नहीं, रूह तक को निगल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ब्रेकिंग न्यूज की ओर, जहां बताया जा रहा है कि सोल शहर और उसके आसपास के इलाकों में रहस्यमयी खून खराबा तेजी से बढ़ रहा है। लोग दहशत में जी रहे हैं और शक है कि इन खौफनाक मर्डर्स के पीछे एक खतरनाक कल्ट ग्रुप का हाथ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। एक अजीबोगरीब इंसान दिखाई देता है। उसका चेहरा इंसान से ज्यादा डरावना और राक्षसी लगता है। उसकी आंखों में जैसे शैतान का अंधेरा उतर आया हो। ये मामला अब सीधा पुलिस चीफ तक पहुंच चुका है। उनके साथ चर्च के फादर मार्को भी है, लेकिन ये कोई आम फादर नहीं, वो एक साइंटिस्ट भी है। वो विज्ञान और अलौकिक ताकतों के बीच अंतर समझ सकते हैं, यानी वो तय कर सकते हैं कि ये किसी मानसिक रोग का असर है या फिर सच में शैतानी आत्मा का कब्जा। पुलिस चीफ हैरान होकर कहते हैं, अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। फादर मार्को धीरे से बोलते हैं, ये काम एक कल्ट ग्रुप का है जो डेमन्स को समन करता है ताकि उन्हें मिले सुपरह्यूमन शक्तियां। अब सीन कट होता है। हम देखते हैं होली नाइट टीम को, जो एक संदिग्ध जगह पर पहुंचती है जहां कई लोग इकट्ठा है। जल्द ही पता चलता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, और उनमें से एक लड़की बावू को एक रहस्यमयी कल्ट के बारे में बताती है। ये कल्ट एक हॉल के अंदर डेमोनिक रिचुअल्स कर रहा था और टारगेट थी एक लड़की, सूजन। बावू बिना वक्त गवाए हॉल में घुसता है और एक एक करके सभी कल्ट के लोगों को तबाह करना शुरू कर देता है। उनके अंदर काली शक्तियां होती है, लेकिन बावू धरती का रखवाला बनकर उन सबको धूल चटा देता है। इसी दौरान टीम का सदस्य किम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और दूसरी ओर शरोन एक एक्सॉर्सिस्ट सूजन से शैतानी ताकत को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि डेमन अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन शरोन अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है। सूजन की आंखें सफेद हो चुकी थी,
लेकिन शरोन हार नहीं मानती और आखिरकार एक चमत्कार होता है। सूजन को बचा लिया जाता है। किम को एक और डरावना रहस्य हाथ लगता है। हर कल्ट सदस्य के कान के पीछे एक अजीब सा सिंबल बना होता है जो उनकी पहचान है, एक तरह का डेमोनिक टैग। बावू रिचुअल को करने वाले जगह को आग के हवाले कर देता है और टीम वहां से बाहर निकल जाती है, एक और शैतानी मिशन को खत्म करके। अब सीन बदलता है। हम देख रहे हैं डॉक्टर वॉन, जो इस समय हॉस्पिटल में है। वहीं मौजूद है उसकी बहन। वॉन उसे देखने जाती है, यूनसू, जिसकी हालत बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली है। यूनसू की मानसिक स्थिति पहले से ही बिगड़ चुकी थी और अब जुंग वॉन उसकी पुरानी रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स देखती है। वीडियो में यूनसू जैसे किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में है। वो पूरी तरह अनकंट्रोल में थी। आंखों में पागलपन, शरीर में कंपन, कुछ तो था जो आम नहीं था। दूसरी तरफ हमें बावू दिखता है। वो किसी रहस्यमयी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा होता है। उसका इरादा था एक और ऑर्फनेज तैयार करवाने का। तभी वहां आते हैं किम और शरोन, जो बावू को उस रहस्यमयी टैटू के बारे में बताते हैं, जो किसी कल्ट यानी गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ है। अब उन्हें यकीन है कि ये कल्ट जल्द ही अपने लीडर को सामने लाने वाला है और तब सब कुछ सामने आ जाएगा। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जहां वॉन पहले से उनका इंतजार कर रही थी। वॉन बताती है कि उसे फादर मार्को ने यहां भेजा है। बावू को जैसे ही फादर मार्को का नाम सुनाई देता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो तुरंत मना कर देता है। वो साफ कहता है, हम उनके साइड वालों की कोई मदद नहीं करते। लेकिन तभी वॉन उसे पैसे देने लगती है, मगर बावू शांत स्वर में कहता है, इन पैसों से अगर तुम हॉस्पिटल में इलाज करवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जोंग वॉन हार नहीं मानती। वो शरोन को एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसकी बहन यूनसू की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है। वो बस इतना कहती है, एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर खुद तय कीजिए कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं या नहीं। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं जोंग वॉन को, जो अपनी खोई हुई बहन की पुरानी वीडियो देखकर भावुक हो रही है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है, जैसे वो वीडियो नहीं, यादों की राख से अपनी बहन को दोबारा जिंदा करना चाहती हो। उसे अपनी वो बहन चाहिए, जो अब पहले जैसी नहीं रही। इसी बेचैनी में वो अचानक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है और तभी उसे एक चौंका देने वाला सच दिखाई देता है। उसकी बहन अपने बिस्तर पर है ही नहीं। बिना समय गवाए वो दौड़ती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बिस्तर सच में खाली होता है। तभी कमरे के कोने में यूनसू खड़ी दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही जोंग वॉन पलटती है, वहां कोई नहीं होता। वो जैसे ही सामने देखती है, उसकी बहन अचानक से बिस्तर पर वापस नजर आती है। क्या ये उसकी आंखों का धोखा था या कुछ और? अब सीन कट होता है। हम जोंग वॉन को फादर मार्को से बात करते देखते हैं। फादर मार्को साफ कहते हैं, मुझे ज्यादा एक्सॉर्सिज्म की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बावू के पास भेजा था। जोंग वॉन की आंखें भर आती है। वो बताती है, मैंने बावू से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे बस अपनी बहन को बचाना है, किसी भी हाल में। दूसरी ओर किम बावू से मिलने आता है और शरोन के बारे में पूछता है। कुछ ही देर में शरोन भी वहां पहुंच जाती है। किम कहता है, हमें उस पेन ड्राइव में जो वीडियो है वो देखनी चाहिए, लेकिन बावू टाल देता है, छोड़ो इसे। इसके बाद बावू दोनों को उनकी सैलरी देता है। किम मजाकिया लहजे में बोलता है, अब शहर में लोग मरते जा रहे हैं, काम पहले से खतरनाक हो गया है, सैलरी बढ़ाओ यार। इसी बीच दरवाजा खुलता है। 10 साल बाद फादर मार्को बावू से आमने सामने होता है। एक भारी चुप्पी भरा माहौल बनता है। दोनों की आंखों में वो अतीत झलकता है जो आज तक नहीं भूला। मार्को कहता है, मैंने जोंग वॉन को तुम्हारे पास भेजा था, वो सच में तुम्हारी मदद की हकदार है। उसकी बहन की हालत बहुत खराब है। बावू गंभीरता से जवाब देता है, मैं अब तुम्हारे किसी भी काम में शामिल नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि अतीत में फादर मार्को की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया था। कई लोग मारे गए थे, कई बच्चों की जान गई थी, और उसी गलती की वजह से लूसीफर नाम का शैतान आजाद हो गया था। भले ही अतीत का पूरा सच अब तक उजागर नहीं हुआ, लेकिन इतना साफ है, बावू अब मार्को की मदद नहीं करेगा। सीन बदलता है। अब हम किम को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठकर वही रहस्यमयी सीसीटीवी वीडियो देख रहा होता है। तभी शेरोन वहां आती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही होती है। वो किम से कहती है कि ठीक 3 साल पहले उनके बॉस यानी बावू ने उन्हें एक भयानक राक्षसी ताकत लूसीफर से बचाया था। अगर उस रात बावू वहां न होता तो शायद वो आज जिंदा न होते। शेरोन को लगता है कि जैसे उन्हें बचाया गया था किसी खास मकसद से, और वो मकसद है दूसरों की रक्षा करना। इसलिए अब वक्त है कि वो युनसू की मदद करें, जो अब धीरे धीरे उस बुरी ताकत की चपेट में आती जा रही है। किम भी इससे सहमत होता है और कहता है कि वो भी यही चाहता है। वो वीडियो में देख रहा था कि कैसे युनसू का व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। उसकी हरकतें अब किसी सामान्य इंसान की नहीं लग रही। ये सारी फुटेज युनसू के घर के सीसीटीवी से ही निकाली गई थी। वीडियो में साफ दिखता है कि युनसू खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। इधर बावू भी इन बातों को गंभीरता से लेता है और आखिरकार फैसला करता है कि अब वो भी युनसू की मदद करेगा। फिर वो भी उन रहस्यमयी वीडियो को ध्यान से देखता है। वीडियो में दिखता है कि युनसू के घर में 2 अजनबी वर्कर घुसते हैं। वो बाहर से आम लोग लगते हैं, लेकिन जब वो काफी देर बाद बाहर आते हैं तो उनके कान के पीछे एक अजीब सा निशान होता है। ये वही निशान था जो उस रहस्यमयी कल्ट ग्रुप के लोगों पर पाया गया था। अब ये बात साफ हो जाती है कि ये सब कुछ किसी साधारण इंसान का काम नहीं, बल्कि एक संगठित और खतरनाक पंथ का हिस्सा है। इनके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है, कोई ऐसा मकसद जो अब तक किसी को नहीं पता चला, और अब सबकी नजरें जाती है उस नाम पर, आर्चबिशप लूसीफर, वही शख्स जो इस पूरे शैतानी खेल की जड़ है। अब यह साफ हो चुका था कि वही इस सर्टेन ए ग्रुप का मास्टरमाइंड है। वो ही है जिसने इस राक्षसी खेल की नींव रखी, और अब युनसू उसकी अगली शिकार है। दूसरी ओर मार्को आखिरकार जोंग को अपने अतीत का वो काला सच बताता है कि बावू उससे इतनी नफरत क्यों करता है। वो बताता है कि बावू और वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में पले बढ़े थे। वो ऑर्फनेज जिसे सिस्टर एंजेला चलाती थी, एक ऐसी औरत जो बच्चों को मां से बढ़कर प्यार देती थी। उन्हीं दिनों उस ऑर्फनेज में 2 खास बच्चे हुआ करते थे, जोसेफ और बावू। जोसेफ के अंदर एक अनोखी शक्ति थी। वो लोगों के अंदर छुपे डेमन्स को पहचानकर उन्हें बाहर निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ बावू बचपन से ही एक इनबिल्ट सुपर स्ट्रेंथ लिए पैदा हुआ था, एक ऐसा बच्चा जो अपनी उम्र से कई गुना ताकतवर था। बाकी बच्चे जहां जोसेफ से डरते थे, वही बावू उसके सबसे करीब था। दोनों में ऐसा बंधन था जैसे सगे भाई हों। जोसेफ उम्र में बावू से 3 साल बड़ा था, लेकिन बावू हमेशा उसकी हिफाजत करता, उसे बचाता, उसकी फिक्र करता। जोसेफ का सपना था एक एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट बनने का। वो अपने मिशन पर था, लेकिन बावू ने एक अलग रास्ता चुना। उसने ऑर्फनेज छोड़ दिया और अंडरवर्ल्ड से पैसा कमाने लगा, मगर उसने उस पैसे का इस्तेमाल नेक कामों के लिए किया। वो पैसा ऑर्फनेज भेजता था। हर क्रिसमस पर वो बच्चों से मिलने आता था। लेकिन 15 साल पहले उसी क्रिसमस पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जोसेफ ने गलती से एक खतरनाक डेमन को समन कर लिया था, और उस रात सिस्टर एंजेला समेत सभी बच्चे मारे गए। हर किसी ने यही समझा कि बावू भी मारा गया, लेकिन वो जिंदा था। जिंदा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। बावू खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानता था। वो उस दिन कुछ नहीं कर पाया। तब से उसके अंदर गिल्ट और बदले की आग दोनों एक साथ जलने लगे। उसका भरोसा टूटा, क्योंकि जोसेफ, जिसे वो अपना भाई मानता था,
उसी ने अपनों को मौत के घाट उतार दिया। अब बावू का बस एक ही मकसद था, जोसेफ से बदला लेना। मगर सवाल था, जोसेफ गया कहां? असल में जोसेफ अब डार्क पाथ पर चल पड़ा था। वो लोगों की जिंदगियां अब्सॉर्ब कर रहा था अपनी डार्क पावर्स बढ़ाने के लिए। वो अब वही इंसान नहीं रहा था जो कभी बावू का भाई हुआ करता था। लेकिन मार्को को इस सब पर यकीन नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो चाहता तो जोसेफ को रोक सकता था, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। और शायद इसी वजह से बावू को लगता है कि मार्को भी उस हादसे के लिए उतना ही जिम्मेदार है। और हो सकता है लूसीफर के आजाद होने के पीछे भी मार्को का कोई न कोई रोल रहा हो। रात के अंधेरे में बावू जोंगवॉन को कॉल करता है और कहता है कि वो और उसकी टीम उससे मिलना चाहते हैं। अगली ही सुबह बावू, किम और शैरोन मिलते हैं जोंगवॉन से। वहां वो बताते हैं कि कुछ अजीब लोग लगातार उनके घर के आसपास देखे गए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी उनके घर आते थे तो कभी हॉस्पिटल में दिखते थे, और शायद इन्हीं की वजह से युनसू की हालत इतनी खराब हो गई है। जोंगवॉन को पता चलता है कि इन लोगों के शरीर पर अजीबोगरीब सिंबल्स भी देखे गए थे, जैसे कोई डार्क रिचुअल से जुड़ा निशान। शैरोन बताती है कि ये लोग केवल इंसान नहीं बल्कि सैटर्न वर्शिपर्स हैं, शैतान की पूजा करने वाले, जो काली शक्तियों के सहारे लोगों की आत्माओं से खेलते हैं। उनमें से कुछ तो इंसान की खाल में छिपे असली डेमन हैं, जिनके अंदर राक्षसी शक्तियां पल रही हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने युनसू के अंदर अस्मोडियस को समन किया था। अब जोंगवॉन शैरोन, बावू और उसकी टीम से रिक्वेस्ट करती है कि वो युनसू को बचाएं। उसकी बहन, जो अब डेमन की गिरफ्त में है। सभी तुरंत युनसू को देखने जाते हैं और उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उसकी हालत नाजुक थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक और डर। शैरोन उससे सवाल करती है कि उसके अंदर जो डेमन है वो कौन है, लेकिन युनसू कुछ नहीं कहती, बस घबराई हुई सी दिखती है। तभी अचानक वो हंसने लगती है। वो हंसी मानो किसी और की हो। वो बिस्तर पर चढ़ जाती है और तभी शैरोन तंत्र मंत्र पढ़ने लगती है, एक एन्चांटमेंट जो युनसू के अंदर के डेमन को बाहर निकाल सके। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता है, युनसू छटपटाने लगती है। उसकी चीखें डरावनी होती जाती है और तभी वो खुद को बेकाबू कर देती है, हवा में उछलती है और अपनी शक्तियों से सबको पीछे धकेल देती है। अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब सभी तेजी से सीसीटीवी मॉनिटर चेक करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। शैरोन अपनी स्पिरिचुअल पावर से लोकेशन ट्रेस करती है और पूरी टीम उसे खोजने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। डेमन ने जाते जाते साइकोलॉजिकल वार्ड के सभी पेशेंट्स को आजाद कर दिया था, जो अब उन पर हमला कर रहे थे। बावू एक एक करके सभी को साइड करता है, टीम के लिए रास्ता साफ करता है। उधर युनसू कहीं बाहर अंधेरे में भाग जाती है, लेकिन अचानक कोई उसे खींच लेता है और वो चीखते हुए गायब हो जाती है। टीम दौड़कर बाहर आती है। युनसू सड़क के बीच में बेहोश पड़ी मिलती है। जोंग उसके पास जाती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी एक ट्रक बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, जान पर बनाती है। लेकिन उसी पल होली नाइट टीम सुपरनेचुरल स्टाइल में एंट्री लेती है और उन्हें मौत के मुंह से खींचकर बचा लेती है। अब कहानी मोड़ लेती है जब टीम के लोग युनसू को जल्दी से गाड़ी में डालकर उसके सुनसान घर ले जाते हैं। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि वहां किसी और को खतरा नहीं था। घर एक वीरान इलाके में था जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, युनसू को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया जाता है। चारों तरफ नमक से एक सुरक्षा घेरा बना दिया जाता है ताकि वो शैतानी आत्मा उस दायरे से बाहर न जा सके। किम तुरंत अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता है और शैरोन अपने रिचुअल की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, वो दानव छटपटाने लगता है, दर्द में तड़पता है, लेकिन ये भी साफ था कि वो कोई मामूली आत्मा नहीं थी, वो बेहद शक्तिशाली था। तभी घर के अंदर गहरा अंधकार छा जाता है, एक संकेत
कि काली शक्तियां इस घर में प्रवेश कर चुकी है। वो वही बुरी आत्माएं थी जो वर्ष पहले यहां बलिदान की तरह समर्पित की गई थी। बाबू अब उन काली शक्तियों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद बाबू वापस उसी कमरे में आता है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि युनसु फिर से बेहोश पाई जाती है, जबकि नमक का सुरक्षा घेरा अब भी वैसे ही बना हुआ था। तो फिर आखिर ये हुआ कैसे? शैरोन ध्यान लगाकर महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। वो दीवार के पीछे लगे वॉल स्टिकर को हटाती है और वहां उसे कुछ डेमोनिक चिन्ह दिखाई देते हैं। ये वही जगह थी जहां से शैतान अपनी ताकत खींच रहा था। इन निशानों के बीच एक पुरानी घड़ी थी जो इस सारी नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्रोत थी। जैसे ही बाबू इन चिन्हों को नष्ट करना शुरू करता है, युनसु अचानक जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं। युनसु कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके अंदर से निकल गया हो। वो अब ठीक महसूस कर रही है। जोंग उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है क्योंकि शंका थी कि वो डेमन अब भी उसके अंदर है और सबको धोखा दे रहा है। और ऐसा सच में होता है। डेमन अब भी युनसु के अंदर था। दरअसल वो जोंग को अपनी अगली होस्ट बनाना चाहता था क्योंकि उसमें ज्यादा ताकत थी। वो बेटर होस्ट थी। अब डेमन बाबू के अतीत की गलतियों को उसके सामने लाकर उसे गिल्ट ट्रिगर करने लगता है। बाबू गुस्से में आकर उस पर हमला करता है, लेकिन गलती से वो शैरोन का गला दबाने लगता है। डेमन उसे भ्रमित कर रहा था। शैरोन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन अब उसकी मानसिकता पर भी कब्जा करने लगता है। वो शैरोन को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां उसकी आत्मा को जकड़ लिया जाता है। शरीर वही घर में होता है, लेकिन आत्मा एक दूसरी डरावनी दुनिया में भटकती रहती है। शैरोन उस डेमन से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो नाम बताने से मना कर देता है। फिर सभी वापस असली दुनिया में लौटते हैं। शैरोन अब उसे मजबूर करने लगती है कि वो अपना नाम बताए। तभी डेमन युनसु का रूप लेकर जोंग से मदद मांगने लगता है। वो उसके इमोशंस के साथ खेलता है। जोंग भावनाओं में बहकर सुरक्षा घेरे को पार कर देती है, जिससे नमक का सर्कल टूट जाता है। और अब डेमन अपनी पूरी ताकत पर पहुंच चुका था। वो चरम पर था। अब टीम उस डेमन को ढूंढने लगती है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो उनके सामने ही खड़ा था, तैयार उन्हें खत्म करने के लिए। और फिर वो गायब हो जाता है। जैसे ही सब मिलकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, दूसरी ओर जोंगवोन सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक सारे कैमरे ब्लैंक हो जाते हैं। स्क्रीनें बंद हो जाती है। कुछ अनहोनी होने वाली थी। जोंगवोन लाइब्रेरी की ओर जाती है, लेकिन तभी एक भारी बुकशेल्फ उसके ऊपर गिरने लगता है। वो जरूर दब जाती अगर ठीक उसी वक्त बाबू आकर उसे बचा न लेता। तभी अचानक किसी की चीख सुनाई देती है। वो थी किम की। डेमन ने उसे उठा लिया था, लेकिन जैसे ही बाकी लोग पास आए, वो उसे छोड़ देता है। अब सभी को समझ आने लगता है कि ये सब किसी एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। इसी दौरान जोंगवोन को याद आता है कि कुछ समय पहले एक कल्ट ग्रुप ने उससे वॉरहाउस की जानकारी ली थी, जो बाद में भेष बदलकर अंदर घुसे थे। ये सुनकर बाबू सीधे वॉरहाउस पहुंचता है। वहां पर एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, जहां कई वर्शिपर्स अस्मोडियस को धरती पर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ शैरोन को उस डेमन का असली नाम पता चल चुका था, अस्मोडियस, नरक का राजकुमार। वो उसकी तलाश में लग जाती है और तभी वो सामने आ जाता है युनसु की डेड बॉडी के साथ। सब मिलकर उस डेमन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर था और सबको बेहोश कर देता है। उधर बाबू को धोखा दिया जा रहा होता है, लेकिन तभी डेमन खुद को उसके अंदर समाने लगता है। लेकिन बाबू होश में आकर उसी की ताकत से डेमन पर काबू पा लेता है और उसे खत्म कर देता है, और इसी के साथ अपनी नई शक्ति को अनलॉक कर देता है। फिर एक और डेमन वर्शिपर
सब पर हमला करता है। किम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भारी पड़ता है। तभी बावू वहां आता है और उसे मार गिराता है। अब सबके सामने युनसु आ जाती है। वो जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर वही डेमन था। लगता है जैसे युनसु ठीक हो चुकी है, लेकिन तभी एक भयानक पोर्टल खुलता है। डेमन उसे वापस नर्क ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बावू अपनी पूरी ताकत से उस पोर्टल पर पंच मारता है और उसे बंद कर देता है। अब अस्मोडियस वापस नर्क में ही फंसा रह जाता है। युनसु के शरीर से डेमन चला जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब सब समझ आता है, ये सारा खेल अस्मोडियस और डेविल का था। वो इंसानों को पोजेस करके धरती पर राज करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बावू ने एक नई टीम खड़ी कर ली है, जो इन डेमनिक ताकतों से लड़ती रहेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टीम को पता चलता है कि अस्मोडियस अकेला नहीं था। नर्क में और भी कई डेमन प्रिंस हैं, जिन्हें धरती पर बुलाया जा सकता है। बावू और उसकी टीम उन पर सीधा हमला बोलते हैं। यही था होली नाइट, द डीमन हंटर्स का धमाकेदार अंत। बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। लेकिन जब तक इंसान के भीतर अच्छाई की एक भी चिंगारी बाकी है, कोई भी डेमन इस धरती पर राज नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।